सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राणा ऋतुराज। मैं बिहार से ही हूँ। बिहार के खगड़िया ज़िले से हूँ और आई हैव अपीयर्ड इन दिस ईयर्स यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 24 and prior to this I have also given the interview for BPSC project manager with economics as optional. Although my optional for civil services is political science. Okay. और इससे पहले मैंने दृष्टि आईएएस में करीब 9 महीने काम किया है और भी इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ फ्रीलांस कैपेसिटी में। वहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस टेस्ट सीरीज में काम करता था, उस कैटेगरी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक है, सो दिस इज़ ब्रीफली अबाउट मी एंड Mayur bhai was very kind enough helping you with the preface sort of brief strategy for environmental science। और उन्होंने बताया कि आप लोग और भी एक एग्जामिनेशन एसोसिएटेड है जिसमें अपियर हो रहे हैं और उसमें एनवायरनमेंट का एक अच्छा खासा वेटेज है। एंड दैट इज़ व्हेन ही आल्सो शेयर विद मी द सिलेबस ऑफ योर झारखंड मेंस एग्जामिनेशन। जस्ट अ सेकंड। तो I'll begin with the syllabus first. So, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। ओके ठीक है। सो दिस इज वेयर योर सिलेबस इज। ये आपका एनवायरमेंटल साइंस का तो जो सिलेबस है ये काफ़ी मिलता जुलता क्या है, ये यूपीएससी जैसा ही सिलेबस है ना। और यहाँ पे जैसे देखें कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है, नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उसमें इन सीटू एक्स सीटू जो मेथड्स होते हैं। ठीक है, फिर पोल्यूशन, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है इसमें, एयर वाटर साउंड सॉइल, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें भी हम थोड़ा देखेंगे जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, उसी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, उसी तरीके से ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, EWMR, है ना। फिर हमारे पास है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। फिर जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसके डिस्पोजल के लिए भी रूल्स होते हैं। ठीक है, फिर आपका बायोडाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा चंक है ये, जिसमें आप UNCVD वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, है ना, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में भी आप पढ़ेंगे, BDA 2002। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कंसेप्ट हॉटस्पॉट्स, जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा मेसी हो गया। ओके, एंड हाँ, तो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। अब जैसे हिंदू कुश हिमालयन रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कैसे हिमालय का जो ये पोर्शन है ना, इसके डिग्रेडेशन की भी बात है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसमें कि आप वियना, मॉन्ट्रियल, उसके बाद किगाली, है ना, ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं कि कैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं, ODS हैं, उनको फेज आउट करने की बात की गई। तो जैसे आपके फ्रिज वगैरह में फ्रीऑन्स वगैरह यूज होता है, उन सबको कैसे फेज आउट करना है, CFC HCFC, है ना, तो उनको पढ़ना है। उसके बाद एसिड रेन आपने पढ़ा भी होगा, HNO3 और H2SO4 का। जस्ट अ सेकंड, कोई और ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ओके, सो हियर वी वर। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद डेजर्टिफिकेशन। हाँ, वेलकम टू द सेशन सर। देखिए जरा, हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे आपके एनवायरनमेंट का। ये देखिए, फिर एसिड रेन है, फिर डेजर्टिफिकेशन है। इसके लिए आपका जो UNCCD है ना, कि कैसे डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना है। और इसको आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ इंडिया का नहीं पढ़ेंगे, जो राजस्थान का अरावली रिज वाला रीजन है उसको ही नहीं पढ़ेंगे आप। अफ्रीका का जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है अफ्रीकन यूनियन का, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉज को आप पढ़ेंगे, जिसमें आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके अलावा जो चीज़ें नहीं भी दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, खास करके झारखंड बीइंग अ ट्राइबल प्रोमिनेंट स्टेट, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग बेहतर अवगत होंगे इस चीज़ से, ठीक है। उसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो 1988 की पॉलिसी है, जिसमें हमने ये टारगेट रखा है कि कितना होना चाहिए, 33% हमारा फॉरेस्ट कवर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। हाँ, उस रिगार्ड में अब जैसे कई बार क्या होता है कि ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि करंट इसमें क्या होता है ना, कि करंट इसमें क्या होता है। तो अभी जैसे आपने पढ़ा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, तो अब आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आप पढ़ते हैं ना, ISFR, तो अभी रिसेंटली आया भी है 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट आपका, है ना, 2023 का वो आ चुका है। तो उसको भी आपको पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ गया है। तो लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज अराउंड 24.67%, नाउ इट हैज़ गॉन अप टू 25.17%, ठीक है। तो जब आप मेंस वगैरह का आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें इन्हीं चीज़ों को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। कैसे? तो आप एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा देंगे, है ना। यहाँ आप लिख दीजिएगा 24.67, यहाँ लिख दीजिएगा 25.17, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि जो बेसिक सिलेबस है आप उसको कैसे कवर करेंगे, और फिर करंट को कैसे पढ़ेंगे, और करंट को पढ़ के इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। जैसा आपके मयूर सर ने मुझे बताया कि 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है मेंस में, है ना, 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो और तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, ठीक है। और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ख़ास करके आपका पोल्यूशन वाला एरिया हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाला एरिया हो गया, उसमें भी इंडिया का क्या पोजीशन है, ठीक है, उसमें भी इंडिया क्या पोजीशन है उसको देख के करना है। तो जैसे आपको मयूर सर ने बताया होगा कि आपको बेसिक रीडिंग के लिए आपने कहाँ से शुरू किया होगा, तो बायोलॉजी का जो लास्ट का 4 चैप्टर है, ठीक है, बायो के जो आपके लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं उससे आपने शुरू किया होगा। मैं आपको इन कोडों के स्क्रीन से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको सोर्सेस क्या क्या रखने हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो जो सबसे पहला सोर्स है और जो सबसे आसान है रेफर करने के लिए, वो आपका है बायो क्लास 12 के लास्ट के 4 चैप्टर्स, ठीक है, लास्ट 4 चैप्टर्स, ठीक है। ये लास्ट के 4 चैप्टर्स आप करेंगे। मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 12 है, ठीक है, तो
ये जब 4 चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे, ये आपका फाउंडेशनल रीडिंग होगा, ठीक है, कि आपने शुरू किया इकोसिस्टम से, ठीक है। इसमें जैसे कि देखिए बिल्कुल आपका जो सिलेबस है टू द पॉइंट है। अभी जैसे आपके सिलेबस में यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, पहले कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है। तो सबसे पहले क्या है आपका इकोसिस्टम वाले चैप्टर में दे हैव गिवन बहुत क्लियरली कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बताया है कि अलग अलग तरीके से देखिए ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, ठीक है, उसके बाद आपका एनर्जी फ्लो है ना, एनर्जी फ्लो वगैरह में आप 10% रूल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिक रीडिंग यहाँ से करनी है। आप जब ये बेसिक रीडिंग कर लेंगे, आप ये 4 चैप्टर्स कर लेंगे, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको शंकर आईएएस को रेफर करना है, ठीक है। शंकर आईएएस को आपको रेफर करना है, और जो कोचिंग के आपके नोट्स देंगे उसको रेफर करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको कोचिंग का जो भी नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, उसको रेफर कीजिए। और उसके अलावा शंकर आईएएस जो है एडिशनल रीडिंग के लिए है, ठीक है। तो और आई बिलीव कि आप लोग यूपीएससी का भी प्रीलिम्स दे रहे हैं, है ना, तो एक लार्जर स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना भी चाह रहा था, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है, आपके झारखंड के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे ये आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। अब जैसे ये PYQ ईयर वाइज आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको PYQs को क्या करना है, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे कोई सा क्वेश्चन देख लीजिए, अभी जैसे 2016 का क्वेश्चन है, या फिर 2016 के और भी क्वेश्चन हैं, कोई सा भी, इसमें जैसे ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है, जनरली क्वेश्चन का नेचर होगा, एक तो कंसेप्चुअल होगा, दूसरा करंट अफेयर्स होगा। और जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो कंसेप्चुअल से ही बन के आता है। फॉर इंस्टेंस अभी जब आप शुरू करेंगे पढ़ना, तो यू विल स्टडी अबाउट ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स पूछ लिया, तो वो जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ से डिराइव्ड है, वो आपके बेसिक से ही, फंडामेंटल जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसी से डिराइव्ड है। तो आपने ग्रीन हाउस गैसेस को अच्छे से पढ़ लिया, तो उससे जुड़ा हुआ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का पढ़ेंगे, वो भी एक PYQ आया हुआ है ना। तो उसका जो करंट का कंटेक्स्ट में आ रहा है, जैसे वियना से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, या फिर जो किगाली अमेंडमेंट हुआ उससे क्वेश्चन पूछा। तो आपको समझना ये है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड करंट अफेयर्स, व्हाट इज करंट, है ना, इज फाउंडेशनल टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड यस्टरडे, ठीक है। मुझे याद है जब मयूर भाई यहाँ होते थे, ही इज़ बीन अ सीनियर टू मी हियर, तो एक क्वेश्चन जो 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया बायोरॉक टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एनवायरनमेंट का जो मंथली नोट्स है उसका तुम नोट्स बनाओ बैठ के। और उन दिनों मुझे बहुत हेक्टिक लगता था, है ना, आई एम टेलिंग यू, वो मुझसे सीनियर भी हैं, तो आई यूज्ड टू थिंक कि क्यों करा रहे हैं, है ना। लेकिन उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। वो 19 की 20 या हाँ 20 की बात है, 2020 की बात है। तो उस समय जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था वो आ गया 2021 के, उसमें 21 या 22 में आया था प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। आप जैसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, उसको पूछा, तो बायोरॉक किसके लिए पूछा, वो पूछा कोरल के रिस्टोरेशन के लिए, है ना। तो कोरल के रिस्टोरेशन के लिए अगर पूछा है, तो वो कोरल रीफ्स के बारे में तो आप पढ़ोगे ही। तो जहाँ आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, जहाँ आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ोगे,
वहाँ आपको कोरल से रिलेटेड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स भी पढ़े जाएंगे। इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजी भी होगा और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स भी होगा। उसमें भी इंडिया का क्या एफर्ट है, ठीक है, वो भी होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे, यानी इंटीग्रेट करके जब आप पढ़ेंगे, आपने बेसिक्स भी पढ़ लिया और आप करंट अफेयर्स को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा अप्रोच आपका यही होना है कि बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स को आपको इंटीग्रेट करके पढ़ना है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो ट्रस्ट में आपका एक भी क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, वो तो अलग ही है, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आप जब आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे तो मेनली जैसे आपका प्रीलिम्स तो होना ही है, आपको मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो हमेशा आपका जो थॉट होना चाहिए, आपका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, वो मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स में बस क्या करना है, उसी से फैक्चुअल चीज़ों और कंसेप्चुअल चीज़ों को एक साथ लेके सेग्रीगेट कर लेना है। ठीक है, इतना आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक क्या डिस्कस किया सोर्सेस में, कि आप शुरू करेंगे यहाँ क्लास 12 के लास्ट 4 चैप्टर से। ठीक है, उसमें आप कोचिंग के नोट्स मैंने देखा है, मयूर सर जो आपको देते हैं, दे आर वेरी गुड नोट्स, है ना, दे आर वेरी रिच नोट्स, है ना, वो बहुत एफर्ट करते हैं क्लास में लिखने में भी, मैंने देखा है, कल मैं देख भी रहा था। ठीक है, तो उसको आप रेफ़र करें, उसके बाद आप शंकर आईएएस को पढ़ें। शंकर आईएएस के करीब 1 से 23 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उसको आपको रेफ़र करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली ये चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1 to 4 में क्या है, बहुत बेसिक है, इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, है ना, उसमें वही इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, ये सब। उसके बाद 5 to 8 में क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि बहुत फोकस में है अभी, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा इनिशिएटिव जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2016 में आया। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने इसको शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी पोजीशन क्या है, उसके बाद किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने लाइफ मिशन को शुरू किया, रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से एनर्जी सोर्सेस हैं। ठीक है, तो सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, जियोथर्मल हो गया। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है। तो जब प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि सोलर में इंडिया क्या क्या पोजीशन है, सोलर से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे 2018 में यूपीएससी में पूछा नेट मीटरिंग, है ना, कि नेट मीटरिंग क्या होता है। ठीक है, तो इट वाज अ टर्म रिलेटेड टू योर सोलर टेक्नोलॉजी। जब आप सोलर पावर जनरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और अगर आप पावर चाहें, आपके पास अगर सरप्लस पावर है तो वो आप बेच सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड नेट मीटरिंग। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि हर एक टेक्नोलॉजी का जो बेसिक फंडा है वो आपको समझ लेना है। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट्स, है ना, आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। ठीक है, उसको समझ के और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, तो जब आप नोट्स बनाएं, ठीक है, तो नोट्स भी कैसे बनाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स को इस तरीके से बनाएं, इंटीग्रेट करके बनाएं कि आपको फिर आगे दिक्कत ना हो। जैसे आपने मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ा, देखिए किस तरीके से दिक्कत आपको कहाँ पे आएगी। आपको लगेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ पे मैंने पढ़ लिया सोलर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे पढ़ लिया सोलर, और जब इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, तो आप बोलेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने आईएसए लॉन्च किया, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया। और इंडिया चूंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे यहाँ 300 जो है सोलर डेज हैं, है ना, तो हमारे लिए मतलब सोलर पावर जनरेट कर पाना बहुत आसान है। तो आप बोलेंगे कि इंडिया क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए सोलर के लिए आईएसए इनिशिएटिव लेकर आए। ठीक है, आपको लगेगा कि आईएसए को यहाँ पढ़ना है, नहीं, आप
रिन्यूएबल एनर्जी में जब आप सोलर पढ़ रहे हैं, आप वहीं पे आईएसए को भी लिख लीजिए, ठीक है, आप वहीं पे आईएसए को लिख लीजिए, वहीं पे आप लाइफ मिशन को लिख लीजिए। अब सोलर से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, या जैसे नेट मीटरिंग हो गया, ठीक है, और भी जितने इश्यूज हैं उन सबको यहीं पे लिख लीजिए। तो उस तरीके से आप करेंगे तो आपका नोट्स बहुत इंटीग्रेटेड होगा, है ना। और वो जो करंट का आपको फियर रहता है मन में, दैट फियर विल बी साइडलाइंड, है ना। तो दैट इज़ हाउ यू विल अप्रोच दिस एंटायर सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और दिस इज़ अ सब्जेक्ट दैट यू कैन एक्सपीरियंस, है ना। आपके आसपास ये चीज़ें हो रही है, और झारखंड में खास करके जो यूरेनियम के रिजर्व्स जहाँ पर हैं, तो उसमें जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए कुछ कुछ एजेंसीज वहाँ जाती भी है, जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो प्रोफेसर सुनीता नारायण की है, ठीक है, वो लोग भी गए थे। तो दे ऑल्सो कंडक्टेड अ स्टडी, है ना। और उन्होंने पाया कि किस तरीके से जो जहाँ पर यूरेनियम के रिजर्व्स हैं आपके झारखंड में, उसके अराउंड लोगों में किस तरीके से CNS रिलेटेड डिजीजेस का आउटब्रेक हो रहा है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसमें जैसे आपने पढ़ा, मान लीजिए EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो अब ये लोग जब फील्ड पर गए, है ना, एंड दैट इज़ व्हेन दे गॉट टू नो, है ना। तो वही जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इसके लिए आप पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट हुए लियोपोल्ड, तो उन्होंने डेवलप किया था लियोपोल्ड मैट्रिक्स, है ना, जो आपको बताता है कि एनवायरनमेंट का कितना इम्पैक्ट होता है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जब आप करते हैं, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया था। तो जैसे मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं और वो क्वेश्चन आ गया मान लीजिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे, तो आप इन चीज़ों को जब आप लिखेंगे, जैसे CSE करके एक संस्था है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, और भी जो संस्थाएं हैं जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इस तरीके से ट्रैफिक है ना, इस तरीके से जितनी भी संस्थाएं हैं, NGOs हैं जो काम कर रही हैं, है ना, उन सब के बारे में आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो है और भी रिच होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ब्रीफली आपको कवर करना है, ठीक है। तो जब आप शंकर IAS खोलेंगे तो आपको वही चीज़ें जो आपके सिलेबस में है उसी को इन्होंने अच्छे से दिया है और अच्छे से उसमें लिखा हुआ है। जैसे आपने इकोलॉजी पढ़ लिया, इकोसिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ लिया, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है ना, बहुत ही हॉट टॉपिक है। खास करके एयर पोल्यूशन तो बहुत ही हॉट टॉपिक है। अभी जैसे दिल्ली में GRAP 4 लगा हुआ है ना, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनिशिएटिव्स, है ना, इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं। और इसमें जैसे GRAP का डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लेकर आई थी। उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आप देखेंगे, जैसे आपके सिलेबस में था एयर, सॉइल, वाटर, ठीक है, उसके बाद साउंड, ठीक है, ये भी छोटी छोटी चीज़। जैसे साउंड में आप देखते होंगे कि 75 डेसिबल से कुछ भी ऊपर होगा तो दैट इज़ हजार्डस, है ना। उसके बाद रेजिडेंशियल के एरियाज़ के लिए अलग लिमिट है 30 डेसिबल, है ना, फिर 45 डेसिबल है कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। मतलब जैसे ये तो एक तरीके से क्लीशे टॉपिक हो गया। खास करके इम्पॉर्टेंट क्या है, एयर, ठीक है। आप कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो आपको किस तरीके से एक ट्रैप दिया जाता है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल के लिए एक बॉडी बनी थी CPCB, है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसी तरीके से स्टेट्स में क्या होता है, SPCB होता है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछा और उसमें स्टेटमेंट दे दिया कि CPCB हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एयर एक्ट, है ना, अंडर द एयर एक्ट, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ठीक है एयर पोल्यूशन की बात है। अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि ठीक है हाँ एयर एक्ट के अंदर होगा, बट इट वाज एक्चुअली फॉर्म्ड अंडर वाटर एक्ट 1980, ठीक है। तो जैसे मैं कल देख रहा था आप लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो आपको मयूर सर ने एक्सेप्शंस पढ़ाए,
तो आपको उसी तरीके से इसका भी नोट्स बना लेना है, ठीक है। कि सीपीसीबी अगर कोई बॉडी है तो वो कौन से, तो आपको ये एक चीज़ और करना है, जब आप जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं है अगर सिलेबस में, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एनबीए है, ठीक है, उसके बाद WCCB है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, उसके बाद NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ठीक है, 2010 में बनी थी। और इससे रिलेटेड जितनी भी बॉडीज है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जितनी भी बॉडीज है जो नेशनल लेवल पे है प्लस जो इंटरनेशनल लेवल पे है, उन सब को आपको उन सब का आपके पास जो है नोट्स होना चाहिए, ठीक है, कि वो बॉडी क्या है ना, और वो उस बॉडी का काम क्या है, उसको कौन चेयर करता है ना, इन चीज़ों को आपको देखना है। और इन सब का जेनेसिस आपको एक्ट्स में मिलेगा। कोई भी बॉडी जब स्टैच्यूटरी है ना, तो स्टैच्यूट का मतलब क्या होता है, स्टैच्यूट का मतलब होता है लॉ, है ना, तो यानी लॉ से बनी है, बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, है ना, तो पार्लियामेंट के लॉ से अगर बनी है तो उसी से बॉडीज क्रिएट होती है, ठीक है। बॉडीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी क्रिएट होती है, लेकिन अगर वो स्टैच्यूटरी बनी है तो उसको किसी न किसी एक्ट में बाद में डाल दिया जाएगा, ठीक है। Sir, what is statutory body? Okay, just a second, let me open the encode. Okay, आपने पूछा कि what is a statutory body, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैच्यूट है ना, स्टैच्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ। तो कोई भी बॉडी जो लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड हो, है ना, फॉर इंस्टेंस NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, है ना, तो ट्राइब्यूनल जैसे आर्टिकल 323 में आप पढ़ते हैं, है ना, आर्टिकल 323A है और B है ना, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसमें अदर ट्राइब्यूनल्स हैं। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आती है, उस लॉ के द्वारा अगर किसी बॉडी को बनाती है, तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे, स्टैच्यूटरी बॉडी बोलेंगे। यानी पार्लियामेंट कोई स्टैच्यूट लेकर आई, यानी लॉ लेकर आई, स्टैच्यूट और लॉ जो है एक ही बात है, ठीक है। तो उससे जो भी बॉडी बनेगी तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्टैच्यूटरी बॉडी बोलेंगे। तो जैसे NGT के लिए क्या लेकर आए थे वो लोग, NGT एक्ट लेकर आए थे 2010, ठीक है, तो दिस विल बी काउंटेड एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। तो कमिंग टू योर सिलेबस अगेन, Sir, what is NGT Act 2010? ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखिए मैंने अभी जैसे आपको बताया ना, NGT एक्ट, पार्लियामेंट जो है 2010 में, इन द ईयर 2010 दे इंट्रोड्यूस दिस एक्ट, है ना, NGT एक्ट 2010। आपको पता ही है कि पार्लियामेंट में यू हैव 2 चैम्बर्स, यू हैव लोकसभा, यू हैव राज्यसभा, ठीक है। तो कोई बिल इनिशिएट होगा एंड इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर ऑफ द हाउसेस, है ना, या तो लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा में इनिशिएट होगा। इनिशिएट होने के बाद उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद पास होएगा वो, फिर it will be transmitted to the another house. Let's say if the introductory house was Lok Sabha, so it will be passed to Rajya Sabha, and then it will also discuss, है ना, राज्य सभा भी डिस्कस करेगा और पास करेगा। पास करने के बाद इसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाता है, ठीक है, एंड दैट इज हाउ व्हेन ही गिव्स असेंट, ही और शी गिव्स असेंट, तो ये लॉ बन जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, आपने पूछा स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है, तो मैंने बताया स्टैच्यूट जो है, स्टैच्यूट का मीनिंग क्या है, लॉ है ना। तो पार्लियामेंट अगर कोई स्टैच्यूट लाती है, जैसे कि NGT एक्ट लेकर आई, कोई भी एक्ट जो है, एक्ट बनने से पहले, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा था, जब रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो बिल के फॉर्म में होता है ना, और बिल जब फाइनली पास हो जाता है तो वो एक्ट बनता है,
ठीक है, बिल जब पास हो जाता है तो एक्ट बनता है। फॉर इंस्टेंस अभी आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ठीक है, जो आपने पढ़ा भी होगा, आर्टिकल 44 का मैंडेट है डीपीएसपी का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए व्हाट हैज हैपेंड, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ बिल, है ना, इसके लिए इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। ये बिल जब पास होएगा लोकसभा में, इस पर वोटिंग होगी, फिर ये राज्यसभा में जाएगा, इस पर वोटिंग होगी, है ना, एंड बिकॉज इट विल इम्पैक्ट द फेडरल कैरेक्टर, है ना। तो आपने जैसे आप पॉलिटी में पढ़ रहे होंगे कि 368 के अंदर इसको अमेंडमेंट माना जाता है, ठीक है। तो उस पे स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए, 50% स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए। तो दैट इज हाउ इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। मतलब ये यहाँ से भी पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट को जाएगा, और फिर जब वो असेंट दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट हैज़ बिकम अ लिटिल मेसी, पार्डन मी, मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं। ओके, तो अब जैसे एनजीटी के लिए भी इसी तरीके से हुआ, है ना। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, passed, transmitted to Rajya Sabha, passed, and then presented before the honorable president, और उन्होंने असेंट दिया, एंड दैट इज हाउ इट बिकेम एनजीटी एक्ट ऑफ 2010, है ना। तो एनवायरनमेंट अभी जैसे जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि इसका प्रेरोगेटिव क्या था, तो इसमें जो कीवर्ड लगा है वो दैट इज ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल को लेकर के जैसे आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, जो जो हमारे पास कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, हमारे पास लोअर जुडिशरी है ना, लोअर कोर्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन यू हैव हाई कोर्ट, एंड देन एट द एपेक्स वी हैव सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दैट इज हाउ द केसेस आर ट्रांसमिटेड। और आप जब गवर्नेंस में पढ़ेंगे, जुडिशियल गवर्नेंस में, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे यहाँ पेंडेंसी है दैट इज टू द ट्यून ऑफ 4.92 करोड़ केसेस, है ना। एंड दिस इज अ डेटा फ्रॉम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड, है ना, उसका ये डेटा है। तो इतने केसेस अभी भी पेंडिंग है ना। तो यू कैन थिंक ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इन जुडिशरी, एंड जो वैकेंसी है दैट इज टू द ट्यून ऑफ 33% ओवरऑल इन द जुडिशरी, ठीक है। एंड उसमें भी आप देखेंगे इंक्लूसिव वैकेंसी, जैसे विमेन विमेन का जो प्रेजेंस है जुडिशरी में दैट इज़ वेरी लो, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं आर्टिकल 323 के अंदर बनाए जाते हैं जो ट्राइब्यूनल्स, खास करके बी में, अदर ट्राइब्यूनल्स में आ गया, ए में तो एडमिनिस्ट्रेटिव आता है। तो उसका मतलब, उसका मकसद क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है कि ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उसको हम कम कर सकें। और ख़ास करके चूँकि एनजीटी एनवायरमेंटल इश्यूज़ को, है ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को के साथ डील करता है, तो इसमें एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, है ना। तो जब इसका कॉम्पोजिशन आप देखेंगे, इसका जब आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 10 to 20, है ना, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20। और उसमें एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी एक्सपर्टीज़ है उनको होना ही होना है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनलाइजेशन का जो पर्पस ये होता है कि आप स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करें, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करें, है ना। तो गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस दिखना भी चाहिए, ठीक है। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको हम अच्छे से डील कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए है ये। I'll rather add one page. Okay. सर वो इरेज मत कीजिए, अच्छा, ये जैसे पीडीएफ रहने दीजिएगा।
अच्छा, इसको आप कह रहे हैं, अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, ये सेशन का पीडीएफ ना, ओके। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ओजोन डिप्लीशन को लेकर के है, या एक मोटा टर्म लेते हैं एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। ठीक है, तो जैसे आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखते हैं तो आप पढ़ेंगे कैसे उसको। जैसे सबसे पहले 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये हुआ। ये कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोम में हुआ। ठीक है, ये स्टॉकहोम में हुआ। उसके बाद आप एक रिपोर्ट देखते हैं, ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट, है ना। ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट देखते हैं जिसका टाइटल है आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, एंड इट टॉक्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज हाउ यू स्टडी अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात आप पढ़ते हैं बाद में, जो which came in 2017, and it basically was a list of 17 goals जो हमें बताता है कि सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव होगी, है ना। तो SDG 1, SDG 2, इस तरीके से आप 17 SDG को पढ़ते हैं। एंड दे डू नॉट नेसेसरीली पर्टेन टू एनवायरमेंट अलोन, दे ऑल्सो पर्टेन टू एरियाज ऑफ इनोवेशन, एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, या पोवर्टी, हंगर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस SDG 1 आप पढ़ेंगे तो इट इज़ अबाउट नो पोवर्टी, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल। खास करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी हेल्पफुल जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, नॉट जस्ट इन योर एनवायरमेंटल साइंस, पूरे मेंस में ही। ठीक है, SDG 2 है तो नो हंगर की बात की गई है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, फॉर इंस्टेंस PDS पर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कोई क्वेश्चन है, या फिर NFSA पर कोई क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे कोई क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पर अगर मेंशन करते हैं कि दिस इनिशिएटिव ऑफ NFSA ऑगमेंट्स SDG 2, है ना, ये SDG 2 को ऑगमेंट करता है, तो जो भी आपका कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको लगेगा कि यू हैव एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। आप ये समझते हैं, पॉलिसी को भी आप समझते हैं। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये क्या है? एक बड़ी पॉलिसी है कि आप पॉलिसी को भी समझते हैं। तो इस तरीके से जब आपको वो मार्क्स देंगे तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा मार्क्स भी देंगे। ठीक है, तो हम जैसे ये सीक्वेंस देख रहे थे, मान लीजिए 1972 फिर ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट आया 1987 में, और इसी में फिर 1992 में UNFCCC, है ना, UNFCCC का फॉर्मेशन होता है, और ये कहाँ पर होता है? रियो में। तो इसी को बोलते हैं रियो समिट भी बोलते हैं, रियो ड जेनेरियो करके एक जगह है ब्राज़ील में। ठीक है, वहाँ पर ये समिट होता है। ठीक है, तो और UNFCCC के अभी तक कितने कॉप इसमें, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, देखिए इसमें जब ये लोग मिलते हैं, है ना, तो UNFCCC के जितने मेंबर्स हैं वो जब मिलते हैं तो मेंबर्स आर जनरली कंट्रीज एंड प्लस मेंबर्स आर कंट्रीज प्लस NGOs प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली द मेंबर्स। तो ये सब जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं COP। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। तो एक पार्टी इंडिया भी होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि एक पार्टी इंडिया भी होगा, एक पार्टी और भी कंट्रीज होंगे, है ना। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि जैसे कल ही चार्ज अज्यूम किया है USA में, USA के जो अभी नए प्रेसिडेंट हैं, एंड इज टॉकिंग अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द पेरिस पैक्ट, है ना, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015, है ना। इससे वो
बाहर आने की बात कर रहे हैं, है ना। और जब वो लास्ट टाइम भी प्रेसिडेंट हुए थे 2017 से 21 में, तब भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो जैसे इसमें जब UNFCCC को आप पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो जब UNFCCC को आप पढ़ते हैं तो एक प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, CBDR, है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो वर्ल्ड का इंडस्ट्रियलाइजेशन आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकंड में वर्ल्ड मैप बना लूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रफली ये वर्ल्ड मैप है, ओके। तो खास करके जो ये रीजन है जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में ही हो गया, है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेसिस था वो क्या था, कोल था, फ्यूल क्या था उनके लिए, कोल था, एंड दे बर्न्ट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कोल, है ना, दे बर्न्ट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कोल बैक इन 19th सेंचुरी, ठीक है। और अभी आप इंडिया में देखिए कि वी आर कोल डिपेंडेंट टू द ट्यून ऑफ 47%, है ना, 47% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स इज कमिंग फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, है ना। जब मैं इंजीनियरिंग में था 3rd ईयर में, तो आई हैड इंटर्न एट NTPC बदरपुर, जो दिल्ली में अभी बंद हो गया, ठीक है। तो वी गॉट टू नो मोर अबाउट इट, है ना। तो जो ये कंट्रीज है ये इंडस्ट्रियलाइज हो गई कब, 19th सेंचुरी में ही। और इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के श्रेणी में आता है, इंडिया को तो छोड़ ही दीजिए, जो आप खास करके इन कंट्रीज को देखेंगे विच आर इन वेरी पुअर स्टेट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, तो अराउंड 46 कंट्रीज हैं इसमें। तो इनका तो अभी देखेंगे तो अभी बहुत चीज़ें आपको लगेगा कि बहुत प्रिमिटिव तरीके से रह रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज देम, ठीक है। इनके पास एबंडेंट अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, जैसे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 69.2 ईयर्स है ना, दिस इज अ डेटा फ्रॉम योर इकोनॉमिक सर्वे 23, ओके। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है ना, और खास करके चूंकि ये एरिया कहाँ आ रहा है, ट्रॉपिक्स में आ रहा है ना, तो ट्रॉपिकल डिजीजेस ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग 19th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियलाइज हो गए, है ना। मैं ये चीज़ आपको समझा रहा था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडस्ट्रियलाइज हो गए 19th सेंचुरी में ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, इसीलिए जो एमिशंस हैं, भले वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हों, ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो इन्होंने 19th सेंचुरी में ही इतना एमिशन कर लिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अभी मैं बात कर रहा था US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, है ना, फॉर इंस्टेंस मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो USA ने बहुत ज़्यादा एमिशंस कर लिया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, क्लाइमेट को लेकर के। अब अगर वो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट से वो विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जो इंटरनेशनल एफर्ट्स है एनवायरनमेंट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा, है ना, इट विल बी लेसन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए जो फोरम्स हैं, जैसे UNEP इसके लिए सबसे बड़ी संस्था है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो आपके कीनिया में हेडक्वार्टर्ड है, कीनिया में जो इसकी कैपिटल है नायरोबी, ठीक है, वहाँ हेडक्वार्टर्ड है। तो ज़रूरी है कि CBDR हो, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा था। तो फिर तो UNFCCC के जो अलग अलग कॉप्स हुए हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक योर क्वेश्चन।
ठीक है। तो UNFCCC के जो अलग अलग कॉप हुए हैं, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए हैं, आपको उसको पढ़ना है। खास करके जैसे आप COP3 पढ़ेंगे, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता चलेगा जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में, CBDR के बारे में, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो इनका आपको क्या करना है कि जब आप एनवायरमेंटल कन्वेंशंस को पढ़ें, तो जैसे ये ऑल ऑफ दीज आर कमिंग अंडर द हेड UNFCCC, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है। तो इसका आपको नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैं आपसे शेयर करता हूँ। Sir, what is the objective of Kyoto Protocol? Just a second, I'm coming to you. Just okay, so ओके, यहाँ देखिए, मैं, हाँ, आप पूछ रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल का, मैं सब इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इस पे जो शायद पेन नहीं चलेगा, आप ये देखिए, जैसे UNFCCC है ना, आपको शायद हैंड दिख रहा होगा, है ना। तो सर बहुत UNFCCC है छोटा इसके। छोटा दिख रहा है, अच्छा रुकिए, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। थोड़ा सा उसको जूम। अब दिख रहा है। यस सर। असल में मैंने उसको, जैसे मेरा प्रीलिम्स था, तो मैंने उसको उस समय बहुत छोटा करके ऐसे लिख दिया था एक पेज में, है ना। तो ये तो इसमें पूरा है भी नहीं, आप देखते तो कहते बहुत मेसी है। जैसे इसमें मैंने लिखा COP27 और 28 भी है ना। इसमें ये जो एरिया था इसमें लिखा था, तो वो है नहीं इसमें, ये पहले का फोटो है। वो शायद आप देखते तो आपको बहुत वैसा लगता है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे UNFCCC है, मैं इसके मदद से आपको बता दे रहा हूँ। UNFCCC है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिस्ट किया है, COP1 जो, और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिस्ट किया। जैसे COP3 है ना, तो COP3 में जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल का क्या पर्पस था, है ना, आप ये पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आई, देखिए, ये कार्बन ट्रेडिंग के मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए आया था, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कैसे रिड्यूस किया जाए, मेन ऑब्जेक्टिव तो वो था। उसको लेकर के कार्बन ट्रेडिंग का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप फॉर इंस्टेंस देखिए, जापान आपके यहाँ मेट्रो बना रहा है, ठीक है। तो जब वो मेट्रो बनाएगा, तो वो आपके यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहा है, क्लीन टेक्नोलॉजी ला रहा है, यानी कार्बन एमिशंस को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो उसके बदले उनको उसको बोलते हैं CER, बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। तो उसको कार्बन एमिशन के लिए रेटिंग्स मिलेगी, CER, ठीक है। तो वो CER उतना वो अर्न करेगा, और उसके उसके एवज में, उसके बदले में वो चाहे तो उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने वहाँ कर सकता है। तो अब आप समझिए कि गवर्नेंस, जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, वो किस लेवल पे ऑपरेट होता है, ठीक है। कि कोई डेवलप्ड कंट्री, कोई लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट करके वो चाहे तो कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर सकता है, और उसके बदले अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर सकता है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। वो भी एक तरीके का गवर्नेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। अब जैसे UNEP एक संस्था हो गई, UNEP में सारे मेंबर्स हैं, इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। तो सब मिल के इसको चला रहे हैं। तो इससे, जैसे मान लीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, एंड ही इज अगेन थ्रेटनिंग कि ही विल विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, है ना। अगर वो उससे विड्रॉ कर लेते हैं, तो आप समझिए कि जो उसमें, जैसे पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में, जैसे मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ।
जो COP21 आप देखेंगे, ये देखिए, है ना, COP21 पेरिस एग्रीमेंट, तो उसमें था कि 100 बिलियन हर साल देना है डेवलप्ड कंट्रीज को, किनके लिए, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, सो दैट वो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर पाएँ। और जब इंडस्ट्रियलाइज कर पाएँ तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत होगी, है ना, जो जैसे मान लीजिए सोलर वेफर्स, इंडिया में तो फिर भी अब हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे स्कीम्स लेकर आए, है ना, उसके लिए फिर परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव्स भी लेकर आए हैं, तो हम अच्छा कर रहे हैं उसमें। लेकिन जो अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर पाएँ। तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो करना ही होगा, उसके साथ-साथ आपको उनको फाइनेंशियल एड भी देना होगा। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट टॉक्ड अबाउट $100 बिलियन, है ना, एवरी ईयर, है ना, हर साल उसके लिए बात कर रहा था। उससे यूएस विड्रॉ कर रहा है, या फिर कल को कोई और कंट्री कहे कि हम उसमें मतलब फंड नहीं देना चाहते, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते हैं, तो इट विल बी अ बिग डेंट टू दी ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, तो आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने क्या किया है, आपको इसी तरीके से नोट्स बनाना है। इसमें जैसे मैंने क्या किया है, COP3 है, जो इम्पोर्टेंट कॉप्स हैं, है ना, वैसे तो सब में कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कॉप्स हैं उसका मैंने इस तरीके से नोट्स बना लिया है। तो आप भी क्या करें कि पेज को इस तरीके से लैंडस्केप मोड में लें और इस तरीके से जाएं। तो आप जैसे भी हो, एक पेज में आप नहीं बनाएं, ये तो बहुत क्लमजी हो जाएगा, आप 2 पेज में बना लें। ठीक है, और आपको इस तरीके से लिख लेना है ताकि आपको रिवीजन में फ़ायदा, मतलब आसानी से आप रिवाइज कर पाएंगे। जैसे COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, COP7 जो है वहाँ मार्केस अकॉर्ड आया, उसमें कुछ चीज़ें आई, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें आप लिख के देख रहे होंगे, ये आप भी जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये सब मतलब टिप्स पे याद हो जाएगा। SCCF है ना, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, ठीक है, LDC फंड है, अडेप्टेशन फंड है। इसी तरीके से आप फिर COP11 पढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो फोर्स में आया। ठीक है, 97 में क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी बातें हुई वो फोर्स में कब आया, 2005 में आया, है ना, 8 साल बाद आया। उसके बाद COP13 हुआ जो बाली रोड मैप है। इसी तरीके से मैंने चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की है। और इसमें एक चीज़ देखिए कि जो फंड्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे कि COP16 जो कैंकन समिट था उसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की है ना, इट हैज़ बीन आस्क्ड आल्सो इन 2015, प्रीलिम्स में ये पूछा भी गया है। तो UNFCCC का जो 2 कंपोनेंट है, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, दूसरा क्लाइमेट फिनेंस है, तो आपको उन दोनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ख़ास करके क्लाइमेट फिनेंस को तो आपको पढ़ना ही है। तो उसके लिए आप कैसे नोट्स बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बनाया था उस तरीके से आप बना लेंगे। मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों से ग्रुप में। Sir, can you please share these notes after the session? श्योर आई विल डू, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। ठीक है, फिर आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ठीक है, तो थोड़ा एफर्ट लगेगा, जैसे 1-2 दिन का एफर्ट लगेगा, बट दीज आर वेरी फ्रूटफुल नोट्स, है ना, इन द लॉन्ग रन। तो जैसे क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव्स को मैंने एक जगह, है ना, सबको एक जगह कोलेट कर दिया है। तो एक जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, फॉर इंस्टेंस GEF करके, है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, तो दिस हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक के अंदर ये आता है। वर्ल्ड बैंक इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, उसके साथ है। इट हैज़ बीन हेडक्वार्टर एट वाशिंगटन DC। इसके अंदर कौन कौन से फंड्स हैं आप देख लीजिए, LDCF है ना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है, फिर यू हैव SCCF, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। अब आप देखिए आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अभी आपने देखा था इस नोट्स में,
है ना। यहाँ पे आपने देखा था, ये आप देख पा रहे हैं COP7 में COP7 में यहाँ बात हुई है SCCF की, ठीक है। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, एंड यहाँ देखिए आप, ये भी क्या है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, ठीक है ना। तो जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि एनवायरमेंटल मिटिगेशन की बात हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसा कैसे आएगा, है ना, कौन पैसा देगा, और उस पैसे को मॉनिटर कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है इसके अंदर, उसके बाद फिर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, ठीक है। और मैंने इसमें बताया है कि जो GEF है वो 91 में एस्टेब्लिश हुआ, और रियो तो 92 में हुआ है। तो मैंने, जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे आप पढ़ते हैं तो यू बिकम वेरी कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, है ना, देन यू राइट कि एस्टेब्लिश्ड इन 1991 प्रायर टू रियो समिट, है ना। और मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। बोल्ड क्यों किया है, ताकि अगर मान लीजिए यूपीएससी में एज अ स्टेटमेंट पूछता है, क्योंकि जब आप PYQs अच्छे से करने लग जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करते हैं, सो दैट यू गेट ट्रैप, है ना, इन द ऑप्शंस इटसेल्फ। तो अब जैसे यहाँ पे दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि GEF वाज फॉर्म्ड आफ्टर रियो समिट, है ना। तो आपको अगर मान लीजिए ईयर ध्यान में है ना, और आपने इस तरीके से नोट्स बना लिया तो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो जैसे आप देख लीजिए कि यू हैव UNFCCC, यू हैव UNCBD। CBD आपका क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये क्या है, UNCCD टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, है ना, डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना है। इसका जो COP14 हुआ था वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। उसके भी कुछ टारगेट्स थे, है ना। और इंडिया में जो डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट वाला एरिया है वो कहाँ है, वेस्ट है, मतलब मोस्टली जो आपका राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। इसके लिए भी कुछ टारगेट्स आए थे कि कितने एरियाज को हमको डेजर्टिफिकेशन से वापस ले जाना है ना, हमको ग्रीनरी लानी है वहां पर। तो उसके लिए, इन सब के लिए कौन है, इन सब के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इन सब के लिए UNFCCC, UNCBD, UNCCD, मीनामाटा कन्वेंशन, है ना। मीनामाटा आपका कहाँ है, जापान का एक बे है, बे एरिया है, और यहाँ पे मरकरी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप जब एनवायरनमेंट के शुरुआती चैप्टर्स पढ़ेंगे तो यू विल स्टडी अबाउट बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है, एंड यू विल स्टडी अबाउट बायो मैग्निफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से वो मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन फिशेस में, ठीक है, फिशेस में जो है किस तरीके से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और वो कॉन्सेंट्रेशन छोटे फिश को बड़ी फिश खाती है, और वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है किसमें, बड़ी फिशेस में, और वो पूरे रीजन के फिश को और जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस तरीके से वो हार्म करेंगे। तो मीनामाटा कन्वेंशन के लिए भी जो पैसा आएगा वो किसके अंदर आएगा, GEF के अंदर आएगा। देन यू हैव स्टॉकहोम, है ना। स्टॉकहोम में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं, जो POPs एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, उनके लिए बात की गई है, ठीक है। तो GEF के अंदर, GEF अकेला जो है इतने सारे फंड से डील करेगा। जस्ट अ सेकंड, आई विल कैटर टू योर क्वेश्चन। ये थोड़ा मैं इसको, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, आपने पूछा है कि इज इंडिया मेंबर ऑफ UNFCCC। ऑफ कोर्स इंडिया इज अ मेंबर ऑफ UNFCCC, और इनफैक्ट एनवायरनमेंट को लेकर लेजिस्लेशन लाने वाला भी वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री इंडिया था, ठीक है। और जब आप लॉज को पढ़ रहे होंगे ना तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे कि किस तरीके से 42nd अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट कब आया, 1976 में, है ना। लेकिन हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लेके आए हैं, 1972 में लेकर आए हैं। तो आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं अभी, है ना, मयूर सर आपको पढ़ा भी रहे हैं,
तो जो 42nd अमेंडमेंट आया था उसमें 5 चीज़ें जो है स्टेट लिस्ट से कनकरेंट लिस्ट में मूव की गई थी, उनमें वाइल्ड लाइफ भी था। ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि आखिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फिर पास कैसे हुआ, है ना। तो आप जैसे पढ़ेंगे आर्टिकल 253 का मैंडेट है कि अगर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात हो, है ना, तो इन दैट केस योर अपर हाउस दैट इज राज्यसभा, उनको एक स्पेशल पावर है, वो चाहे तो इसके लिए बिल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, है ना। तो दीज आर द निटीज एंड ग्रिटीज ऑफ योर इंडियन पॉलिटी ऑल्सो। ठीक है, तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। ठीक है, हमेशा एनवायरमेंट की जब भी बात हुई है तो इंडिया आगे रहा है। ठीक है, ओके सर। तो एंड सर एक और क्वेश्चन है, कैन वी कॉल पूछिए। CER एज कार्बन क्रेडिट्स? हाँ, you can call them as carbon emission ratings, which are carbon credits only. ठीक है, बट सर हाउ? सॉरी अगेन, क्या सर आपने पूछा, फिर प्लीज से पूछे। सर मतलब CER को कार्बन क्रेडिट्स कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, CER जो है वो मैथमेटिकल टर्म है इसके लिए, है ना। कार्बन एमिशन रेटिंग, है ना, ये रेटिंग दिया जाता है। मैं आपको बता पाता शायद 1 CER कितने टन्स ऑफ एमिशंस के बराबर होता है, मैं एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो जो जब रेटिंग की बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए 10th क्लास में आप पढ़ते थे 1 किलोवाट आवर, है ना। तो 1 किलोवाट आवर को आप क्या बोल देते हैं, मतलब घरेलू भाषा में, कि 1 यूनिट बिजली की खपत हुई। आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 200 यूनिट्स आता है, तो यू नेवर से दैट इट इज 200 किलोवाट आवर, है ना। टेक्निकल टर्म्स में आप नहीं जाते हैं। तो उसी तरीके से है कि CER जो है कार्बन एमिशन रेटिंग है, और CER इसके लिए टेक्निकल टर्म हो गया, है ना। तो बस इतनी सी बात है। अब जैसे 1 किलोवाट आवर में आप देखेंगे वो इतना ऐसे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होता है, तो हम इतना टेक्निकल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर समझने के लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो ये है आपका। फिर मैं आपको बता रहा था, जैसे इसमें मैंने कैसे कोलेट किया, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देखेंगे, देखिए ये जो कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी आया था, है ना, कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कमिंग चाइना का शहर है, कोविड की वजह से ये शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पर, कनाडा में। ठीक है, तो वहाँ पर एक फंड लॉन्च किया गया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ठीक है, तो अब जैसे मैंने इसमें नोट्स बनाया है, तो मैंने बताया कि ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द एजिस ऑफ होम, इट फॉल्स अंडर द एजिस ऑफ GEF, है ना। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ही इसको भी रेगुलेट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रो ग्रीन है। मैं आपको जब आपके सिलेबस के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में मैंने बोला ना, कि जो डेजर्टिफिकेशन इंडिया में हो रहा है, सिर्फ उसी को नहीं, हम बाहर का भी पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे अफ्रीका की बात हम करते हैं, ठीक है, तो आप जैसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कोल्ड और वार्म करंट के बारे में, है ना। तो ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ कोल्ड करंट्स। तो कोल्ड करंट वाले रीजन्स में क्या होता है कि जनरली यू विल फाइंड डेजर्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर 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 जो है, यहाँ पर मॉइस्चर उतना अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है रेन शेडो रीजन होगा, है ना, यहाँ पर बारिश होगी नहीं, तो ये डेजर्ट वाला एरिया होगा। तो आपको पता भी है, ये चीज़ पता भी है आपको कि अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, सहारा डेजर्ट पाया जाता है ना। जस्ट अ सेकंड,
है ना, दिस इज द रीजन ऑफ योर सहारा डिजर्ट। तो उसको उसके वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के हाउसिंग में दिक्कत आ रही है, लोगों को वाटर अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों की दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए क्या किया गया है, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसको कौन देख रहा है, प्रो ग्रीन देख रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक। तो आपको बेसिकली देखना क्या है कि कितने क्लाइमेट के इनिशिएटिव्स हैं, है ना, जैसे GEF है, GEF में आपने देख लिया कि इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जो कि जब मैं आपको ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था, तो आई टोल्ड यू अबाउट कैंकन समिट का है ना, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सारे फंड्स के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब जैसे अडेप्टेशन फंड है, फिर एक नेशनल अडेप्टेशन फंड है, इट फॉल्स अंडर द एजिस ऑफ नाबार्ड, है ना, नाबार्ड जो है इसके लिए काम करता है। नाबार्ड आप पढ़ोगे, है ना, नाबार्ड वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर शिवरमन कमेटी, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1988। और आप में से कोई पूछ रहे थे स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, तो 1988 में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया। और 92 में इसके लिए एक एक्ट लाया गया, है ना, एक स्टैच्यूट लाया गया, एंड दैट इज हाउ इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नाबार्ड बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और नाबार्ड इज बेसिकली आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट इसका नाम है, ठीक है। तो नाबार्ड के अंदर आपका नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, जिसमें बेसिकली क्या है कि NAPCC करके आप एक प्रोग्राम पढ़ेंगे, है ना। तो NAPCC में ये बेसिकली नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम है फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर 8 मिशंस हैं, ठीक है, इसके अंदर 8 मिशंस हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। जैसे कि एक क्लाइमेट चेंज के लिए है नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसी तरीके से फिर नेशनल सोलर मिशन है, ठीक है। इस तरीके से टोटल 8 मिशंस हैं। आपको उनको 8 मिशंस को पढ़ना है। तो उन 8 मिशंस के लिए फंड कहाँ से आएगा, तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, ये नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज से आएगा, ठीक है। और इंडिया में जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो इट विल बी अंडर द एजिस ऑफ नाबार्ड। तो आपको बेसिकली समझना है कि ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस काम कैसे करता है। अब जैसे मेंस में आपको देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, मेंस में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हाँ, मेंस में आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि व्हाट आर द बॉटलनेक्स, है ना, व्हाट आर द बॉटलनेक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस अग्रीमेंट, है ना। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पार्डन मी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं उसमें लिखूंगा तो शायद बेहतर हो। तो अब क्या क्या बॉटलनेक्स हैं पेरिस अग्रीमेंट को लेकर के, तो आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी कि भाई फंड की बात की गई थी, है ना, वो फंड मोबिलाइज नहीं हो पा रहा है ना, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो मेरा बेसिकली आपका कहना यह है कि जब आप इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए कि क्लाइमेट फाइनेंस में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, है ना। तो दीज आर सम लिस्ट ऑफ क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। यू हैव क्लीन इन्वेस्टमेंट फंड, यू हैव बायो कार्बन फंड, है ना। ये देखिए कोरल रीफ्स की जब आप बात कर रहे थे तो उसके लिए भी एक फंड है ना। और इसमें जैसे देखिए इसमें जैसे SDG को भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप जैसे नोट्स बनाए तो इंटरलिंक करके बनाए, ठीक है। जैसे SDG 14 टॉक्स अबाउट लाइफ बिलो वाटर, है ना, लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, ठीक है। उसी तरीके से SDG 15 टॉक्स अबाउट लाइफ
SDG 14 टॉक्स अबाउट लाइफ एबव लैंड, है ना। तो लाइफ एबव लैंड की बात होगी तो आप उसमें डेजर्टिफिकेशन की बात कर सकते हैं, आप उसमें सॉइल पोल्यूशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। एक जो कंपोनेंट हम सॉइल पोल्यूशन का पढ़ रहे थे, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ द करेंट इनिशिएटिव्स, जो आप शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप उसमें रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से ये इनिशिएटिव्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है, यूएन असेंबली की मैंने बात की है ना, एंड दैट इज हाउ इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है। तो these are some of the most important, you can say, climate initiatives that have been initiated, है ना, जिनको इनिशिएट किया गया है। तो मेरा पर्पस यही था कि जैसे आपको क्लाइमेट इनिशिएटिव या फिर जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस जैसे कन्वेंशंस है, UNFCCC है, तो UNFCCC का मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, उसके कॉप के थ्रू बताया कि आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। पढ़ने के लिहाज से आप ऐसे समझ सकते हैं, और बाकी जब आप क्लाइमेट मतलब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से इंटीग्रेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो दैट इज, आई थिंक दैट सम्स अप ब्रीफली, है ना, ब्रीफली ये उसके बारे में है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जब हम ओजोन की बात करते हैं ना, ओजोन क्या है, O3 है ना। O3 आपका जो फॉर्मेशन होता है, होता क्या है कि एयर में हमेशा जब एयर का कॉम्पोजिशन आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि 21%, एग्जैक्टली देखें तो 20.99% आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपको पता है कि अलग अलग लेयर्स हैं, है ना। यू हैव योर ट्रोपोस्फेयर, you have stratosphere, है ना, you have thermo and then you have exosphere, ठीक है। तो हमारा जो बायोस्फीयर है वो बेसिकली कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर में है ना। तो ओजोन की जो मैक्सिमम प्रेजेंस है वो यहाँ पर है, ठीक है। ऑल्दो ओजोन पेनिट्रेट करके ट्रोपोस्फेयर में भी आ जाता है, ठीक है, जिसको हम बैड ओजोन भी कहते हैं, ठीक है, बैड ओजोन भी कहते हैं। तो एक लेयर है ना, ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है, वहाँ पर ओजोन जो है मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। ओजोन आपका जो सोलर एमिशंस हैं, खास करके जो यूवी एमिशंस हैं, वो क्या करती है, ओजोन को डिप्लीट करती है ना, ओजोन के थिकनेस को घटाती है। तो ओजोन के थिकनेस को घटाएगी, जब ये पेनिट्रेट कर जाएगा तो ये बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर जैसे डिजीजेस। उसके बाद ओजोन आप ये भी देखते हैं कि ओजोन इज ऑल्सो अंडर योर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी एक पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो ओजोन अगर पेनिट्रेट कर जाता है हमारे बायोस्फीयर में, तो ये हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और मैं यहाँ थिकनेस की बात कर रहा था ना, यहाँ जो ये मीजोस्फीयर है जहाँ की ओजोन मैक्सिमम पाया जाता है, यहाँ पे जो थिकनेस की बात कर रहा था, इसकी थिकनेस मेजर करते हैं डॉप्सन में, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीट ना हो उसके लिए सबसे पहले क्या हुआ था, वियना में एक कन्वेंशन बुलाई गई थी, ठीक है। यही वियना जहाँ पर आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, रुकिए थोड़ा, ये आई वांटेड टू राइट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, ये हेडक्वार्टर है। तो वियना में सबसे पहले बुलाई गई, एंड दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की लिस्ट उन्होंने एक्सप्लोर की, ठीक है। तो वियना में किया, उसके बाद फिर जब मॉन्ट्रियल में आए तो और भी ODS की बात की गई, है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज बेसिकली, इसमें क्या हुआ कि
ये जो ODS की बात वियना में की गई, उसमें ही इजाफा हुआ मॉन्ट्रियल में, ठीक है। अब जैसे आप फ्रीऑन के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके फ्रिजेज वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इसको फेज आउट करने की बात की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। इसमें जब आप आगे जाएंगे तो किगाली पढ़ेंगे, किगाली अमेंडमेंट, किगाली में HCFC की बात की गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मॉन्ट्रियल हो, वियना हो, किगाली हो, दे टॉक अबाउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को किस तरीके से फेज आउट किया जाएगा। देखिए होता क्या है, जो जैसे CFC है, तो ये CFC करता क्या है, बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है क्या है, ओजोन है, ओजोन पे एक तो जब UV रेज पड़ेगा, है ना, और ये क्लोरीन जो है इस तरीके से रेडिकल के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये इसको तोड़ देता है, तोड़ के रेडिकली क्या करेगा कि O2 प्लस एक फ्री रेडिकल वाला ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है, जिसको आप केमिस्ट्री में इस तरीके से लिखते थे, O2 प्लस ब्रैकेट में लिख लीजिए, है ना, इस तरीके से लिखते थे। तो जब फ्री रेडिकल है तो आपके जो बायोस्फीयर में तो है ये 21% के अराउंड ऑक्सीजन, तो बहुत सारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बना देगा, और ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन बनाएगा तो आपको एयर को ब्रीथ करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। वो AQI को बढ़ा देगा, AQI के 8 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, AQI में 8 कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें ओजोन भी है, O3 भी है। तो अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बढ़ गया तो यानी बैड ओजोन बहुत बढ़ जाएगा, बैड ओजोन बढ़ जाएगा तो आपको रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ साथ आपका जो मीसोस्फीयर का थिकनेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वहाँ से ओजोन जो है निकल के यहाँ आ रहा है ना ट्रोपोस्फेयर में, तो आपको और भी एलिमेंट जैसे स्किन कैंसर और भी जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स हैं वो होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली मतलब ये पर्पस है। तो आप जैसे ये पढ़ते हैं उसी तरीके से आप परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्लोबल एफर्ट ये रहता है कि दे ट्राई टू आइडेंटिफाई, है ना, कि भाई क्या आपके लिए हार्मफुल है। इवन इंडिया में आप देख लीजिए, जैसे एंडोसल्फेन है ना, एंडोसल्फेन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो जो कार्केसेस होता है उसको फीड करते हैं स्कैवेंजर्स, जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है फॉर इंस्टेंस, है ना, तो वो फीड करता है कार्केसेस पे, तो उसके अंदर एंडोसल्फेन चला गया, वो फिर जो है क्या होगा, उसके अंदर बायो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। और आपको पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, जैसे मैं कंजर्वेशन जैसे बहुत सारी चीज़ें तो मैं मतलब नहीं कवर कर पाया, जैसे स्पीसीज़ की बात करेंगे, स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना है, खास करके जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से लिस्ट बना लेंगे। ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा अगेन इट विल बी मेसी। मैंने इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में जैसे ये एनिमल्स का है, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए पिग्मी हॉग है, अलग अलग जो स्पीसीज है ना, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उसका इधर बना लिया, बर्ड्स का इधर बना लिया। तो आप इस तरीके से नोट्स बना लें, इतना क्लमजी ना बनाए, ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए था, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो आप मतलब प्रॉपर 2-3 पेज का बनाएं, ठीक है, स्पीसीज का। और आपको इसके साथ साथ क्या करना है कि ये कौन से नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इसमें आप देखेंगे तो इसमें मैंने लिखा हुआ जैसे पिग्मी हॉग है, अब ठीक है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिर्फ मानस। तो मैंने यहाँ पे नेशनल पार्क मतलब ऑल्दो मैंने मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, तो मानस नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो स्पीसीज कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे कौन से रिवर्स उससे फ्लो कर रहे हैं, है ना, और भी कौन सी स्पीसीज हैं, उसका फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है ना। जैसे फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होता है कि जिसकी पॉपुलेशन घटती चली जा रही हो, उसको फ्लैगशिप स्पीसीज बना देते हैं ताकि उसके प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लिए जा सकें, ठीक है। तो जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पर
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाए जाते थे, है ना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, जिसको गिबी भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को वहाँ का फ्लैगशिप स्पीसीज बनाया गया ताकि उसके लिए ज़्यादा फंड्स एलोकेट किए जा सकें, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ेंगे, फ्लैगशिप स्पीसीज, पायोनियर स्पीसीज, है ना, इस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, नेशनल पार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसको प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं आप, है ना। तो आपको नेशनल पार्क्स को फॉर इंस्टेंस कैसे पढ़ना है, ठीक है, इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो जैसे मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको हेल्प करे। कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक पेज में नॉर्थ ईस्ट का बनाना है ना। तो आपको लिखना है नेशनल पार्क्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो पहला स्टेट उसमें मान लीजिए आपने ले लिया आसाम, ठीक है। तो अब आसाम का आप मैप बना लीजिए ब्रीफली। मान लीजिए आसाम का मैप कुछ अगर इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस इसका ऐसे बन रहा है, तो आप लोकेट कीजिए कि भाई मानस यहाँ है, ओरंग यहाँ है, नामेरी यहाँ है, रायमोना यहाँ है, दिब्रू साइकोवा यहाँ है, ठीक है। आप इस तरीके से वो कर लीजिए। अब जैसे आपने लिखा यहाँ पर मानस, है ना, और मानस में आपको पता है कि पिग्मी हॉग पाए जाते हैं, मानस में पिग्मी हॉग पाए जाते हैं, और आप यहाँ लिख दिया कि दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। उसी तरीके से कोई दूसरा नेशनल पार्क है, उसका आपने लिखा, उसका स्पीसीज लिख लिया, उससे रिवर जो पास हो रहा है आपने वो लिख लिया, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू। तो ऐसे अगर आप करेंगे, मतलब पहले आप नॉर्थ ईस्ट का ले लिए, सातों स्टेट का बना लिए, और आपको इस तरीके से बनाना है, उसका लेफ्ट साइड में ऐसे मैप बना लीजिए, ठीक है। और उसमें देखिए कि एग्जैक्टली कहाँ है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है, नेशनल पार्क्स को ही बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बार ही पूछा हुआ था इन लोगों ने, जैसे यूपीएससी में पूछा हुआ था, बांग्लादेश का जैसे आप मैप देखेंगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, है ना, ड्रैगन जैसा, ऐसा, सॉरी, कुछ ऐसा दिखता है ये, ऐसा कुछ दिखता है ना बांग्लादेश का। तो यहाँ पर सिंगालीला है, यहाँ पर बक्सा है ना, और बहुत प्रॉक्सिमिटी में है। अब सिंगालीला क्यों पूछा, रेड पैंडा जो है वहाँ का इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, ठीक है। तो रेड पांडा को शिफ्ट कर रहे थे, है ना। तो इसके बारे में पूछ लिया, और ये बहुत पास में है। अगर इसमें अगर नॉर्थ साउथ पूछ लिया तो दिक्कत होगा। तो आप इस प्रिसीजन से अगर नोट्स बनाते हैं, है ना, तो अगर जैसे नेशनल पार्क ही हम बना रहे हैं तो हमको ध्यान रहना चाहिए कि पहले हम नॉर्थ ईस्ट का बना लिया हमने, फिर हमने नॉर्थ इंडिया का बना लिया, है ना। तो नॉर्थ इंडिया में आपने शुरू किया। अच्छा, बाय द वे, अभी आपको पता है कि इस तरीके से हुआ है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख वाला रीजन है, मतलब बड़ा बड़ा रीजन है, मैं अच्छे से डिमार्केट नहीं कर पाया, ये लद्दाख वाला रीजन है ना। और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का वो कौन सा है, हेमिस है ना। हेमिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड इट इज इन लद्दाख, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जैसे दाचिंगम है ना, दाचिंगम है ना, दाचिंगम नेशनल पार्क है फॉर इंस्टेंस। तो जैसे दाचिंगम नेशनल पार्क में कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपने नेशनल पार्क लिखा, उसका जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है उसके बारे में लिख लिया। कश्मीरी स्टैग को हंगुल भी बोलते हैं फॉर इंस्टेंस, है ना। तो आप सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे, आप ये भी पढ़ेंगे कि उस स्पीसीज के लिए कोई कंजर्वेशन इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है क्या, है ना। तो गवर्नमेंट ने जैसे प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च किया था, है ना, प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च किया था। अपने यहाँ जैसे टाइगर है, टाइगर क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर इन द ईयर 1973, है ना, फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जब मैं आपको शंकर आईएएस के
चैप्टर्स की लिस्ट बता रहा था, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कि इंडिया के जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं, इसमें शायद मेंशन नहीं किया, इंडिया के जितने भी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, उनको भी आपको पढ़ना है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, टाइगर है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट हंगुल है, सेब कुरमा है, ये ठीक है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है, ठीक है। बिहार में डॉल्फिन के लिए है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव्स हैं स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए, उसमें भी खास करके अगर वो स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड में फॉल करते हैं तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। जैसे झारखंड में आपका नेशनल पार्क है ना, पलामू नेशनल पार्क है, उसमें कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं, कौन सा रिवर उससे पास करता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। और ख़ास करके वो नेशनल पार्क अगर न्यूज़ में है ना, जैसे कि आप जब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम पढ़ेंगे तो उसमें मिक्स्ड साइट्स भी हैं। तो जैसे कंचनजंगा एक मिक्स साइट है, तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज़ में क्या है, रामसर साइट्स को भी आपको पढ़ना है ना। रिसेंटली बिहार में दो नए रामसर साइट्स आए हैं, और रामसर साइट्स कितने हो गए, 85 हो गए, है ना। रामसर कन्वेंशन आप पढ़ेंगे, है ना। रामसर कन्वेंशन, रामसर जो है ईरान में एक जगह है, वहाँ पर कन्वेंशन हुआ कि वैसे वेटलैंड्स जो थ्रेटेंड हैं और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उसके कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन आया था, है ना, इन द ईयर 1971। और इंडिया में अभी टोटल कितने हैं, 85 ऐसे रामसर साइट्स हैं। तो बिहार में रिसेंटली, बिहार में कितने, 3 हैं। तो एक तो पहले ही हो गया था काबर ताल, ये बेगूसराय मंझौल एक जगह है, वहाँ पर है ये। यूपीएससी में पूछा भी था कि काबर ताल को लेकर के कि कौन सी रिवर पास करती है यहाँ से, है ना। तो बूढ़ी गंडक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बीजी। उसके अलावा एक है नागी और एक है नटकी, ठीक है, नागी और नटकी। ये बेसिकली बर्ड्स के लिए एक बहुत अच्छा मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड कह लीजिए है, ठीक है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो रूट है, साइबेरिया वगैरह से यहाँ पर पक्षी आती है, ठीक है। तो नागी नटकी अभी रिसेंटली इस लिस्ट में ऐड हुआ है, 83 था, अभी 85 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रामसर साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर छूट गई होंगी। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा क्वेश्चनर कर लें। आप कुछ पूछना चाहते हैं कि और एरियाज़ को कैसे कवर करें, तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस पूछ लें, ठीक है। सो नाउ आई ओपन इट फॉर क्वेश्चंस। आप पूछें जो आपको पूछना है। सर हम लोगों को ये इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने में अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा? आप अगर होलिस्टिकली पढ़ते हैं तो, अगर और सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब अगर सिर्फ इसी को पढ़ें तो 1 महीना काफ़ी है ना, सिर्फ इसी को पढ़ें। अगर होलिस्टिकली पढ़ते हैं तो 1.5 महीने मतलब मोस्टली 40 से 45 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। 40 से 45 दिन है, मतलब कवर हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपके जो 4 चैप्टर्स जो मयूर सर ने आपको बताया है, आप उसको लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। एक चीज़ मैंने मतलब गौर किया है, और भी जैसे साथ में कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, होता क्या है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें मान लीजिए वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी है। एनवायरनमेंट में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर दिक्कत आती है। एनवायरनमेंट बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, साइंस का बेसिकली ये डोमेन का सब्जेक्ट है। तो उसमें जैसे आप पढ़ रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज है, जैसे पायरोलिसिस है, इंसिनरेशन है, टोरेफैक्शन है,
ठीक है। दिक्कत यहाँ आती है, हमको एनवायरनमेंट को जेनरिक सेंस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे इंसिनरेशन है, तो इंसिनरेशन में क्या होता है कि वेस्ट को जब आप बर्न करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, है ना। पायरोलिसिस में उसके एब्सेंस में करते हैं। टोरेफैक्शन में एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है। तो आपको जो टेक्निकलिटी है उसको अगर आप पकड़ के रखेंगे तो एनवायरनमेंट आपको दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो आपको टेक्निकल टर्म्स को हमेशा पकड़ के रखना है, टेक्निकल चीज़ों को हमेशा पकड़ के रखना है। आप उसको समझ जाएंगे तो एनवायरनमेंट बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एनवायरनमेंट टफ नहीं, एनवायरनमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट आपके यहाँ, आप जहाँ रहते हैं झारखंड में, आप देखते ही हैं, दिन में आप डे बाय डे देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम है ना। अब जैसे प्लास्टिक को लेकर प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन बावजूद उसके प्लास्टिक है ना। तो आपको क्या करना है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़ लेना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर उसकी बात की गई है, उसको पढ़ लेना है ना। कितना माइक्रोन का प्लास्टिक अलाउ किया गया है, 120 माइक्रोन्स का अलाउ किया गया है, क्या उसको फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता है, कौन सी बॉडीज हैं। तो आप बेसिकली आप अपने अराउंड ही देखेंगे ना, है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। अभी आप घर में हैं, पोल्यूशन बहुत मतलब बहुत बड़ा इशू है, आप इंडोर बैठे हैं, बावजूद उसके आपको पोल्यूटेंट्स आपको दिखेंगे, जैसे PM2.5, PM10, है ना। तो बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट लाइवली काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, आप इसको देख रहे हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, नहीं है। तो आप बेसिकली मतलब आप अपने आइज़ और ईयर्स ओपन रखें, पॉलिसी पे ध्यान दें, ठीक है, एक्ट्स पे ध्यान दें। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया डिस्कस करना, एक्ट्स को भी डिस्कस करना भूल गया, है ना। तो जैसे सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, ठीक है। फिर आपका एयर एक्ट आया, फिर वाटर एक्ट आया गया 77 और 80 में, फिर 86 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, और अभी रिसेंटली 2023 में सब में अमेंडमेंट आया, है ना। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में भी अमेंडमेंट आया, ठीक है। आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में भी आया, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी आया, है ना। उसमें पहले क्या था, 6 शेड्यूल्स थे, अब उसमें 4 शेड्यूल्स बचे हैं, ठीक है। पहले वर्मिन कैटेगरी भी होता था उसमें, उसको एक्सक्लूड किया गया है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन को डाइल्यूट किया गया है ना। कलिंग वगैरह को लिमिटेड वे में अलाउ किया गया, नेशनल पार्क्स का जो बफर जोन था उसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप WPA पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उससे 4 बॉडीज क्रिएट हुई, NTCA हुआ, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA हुआ, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं, है ना। तो NBA क्या करता है, बेसिकली नेशनल पार्क्स के एरियाज को डेजिग्नेट करता है। अगर उसकी बाउंड्री को चेंज करना है, कल को मान लीजिए आपके वहाँ पलामू नेशनल पार्क है, उसका एरिया अगर मान लीजिए ऑल्टर करना है, तो उसके लिए किसकी परमिशन चाहिए होगी, NBA की परमिशन चाहिए होगी। NBA को कौन चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ना। दैट इज वाई अंडर UPSC ऑल्सो देर इज दिस सर्विस कॉल्ड IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, एंड इट इज ऑल इंडिया सर्विस। और आप समझिए कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप फॉरेस्ट सर्विस को अडॉप्ट कर में जाते हैं तो आप बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन में होंगे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर पाएँ, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी भी हो रही है, टेक्नोलॉजी भी किस तरफ जा रही है, मतलब आप ये समझिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लेकर के बहुत लोग कहते हैं कि इसको क्लाइमेट चेंज सर्विस किया जाना चाहिए, है ना। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉरेस्ट, है ना, ये एनवायरनमेंट को लेकर के है। तो आपको थोड़ा इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है, जो आप चूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा फील्ड है। आप बस करंट चीज़ों को लेकर अवेयर रहिए, कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ के रखिए, बहुत आसान है, आप कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को और कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन, है ना। Yes, sir. My last question is that I am from humanities background, and will it be feasible for me to cover it in 1 month? ऑफ कोर्स इट विल बी। आप बस हायरार्की को फॉलो कीजिए, है ना। आप 4 चैप्टर्स को पढ़िए, और ये जो मतलब इसके लिए, जैसे आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो इसके लिए जो साइंस चाहिए ना, वो बस 10th लेवल का साइंस चाहिए। 10th क्लास तक जिसने भी साइंस पढ़ा है
आप हम सब ने पढ़ा है ना, बहुत आसान है। इसके लिए वो कोई मतलब बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है, आराम से आप 1 महीने में कवर कर सकते हैं। आप बस हायरार्की को फॉलो कीजिए। आप पहले 4 चैप्टर्स को ना 2-3 बार पढ़िए, है ना, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें, आप उसको 2-3 बार पढ़िए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे एनवायरनमेंट को कैसे कवर करना है ना। फिर आप ग्रेजुअली शिफ्ट कीजिए, जैसे मैंने आपको अपने नोट्स दिखा, मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से नोट्स जो आप बना रहे हैं इंटीग्रेटेड तरीके से कैसे बनाएं, ठीक है, और बना के उसके बाद आप हाँ PYQs पर जरूर नज़र रखिए। आप यूपीएससी के PYQs को जरूर देखिए, ठीक है। यूपीएससी का PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पेज आपको वो भी दिखाया है ना यूपीएससी का, ये मेरा है, ये देखिए, जैसे मैंने अभी इसको मैं इस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ, है ना, PYQs को, कि आपको उससे रिलेटेड, आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसमें देख लिया कि कौन सा सही है, मार्क कर दिया, आपको उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पता है, ठीक है, उसके बारे में लिख दीजिए। आपको हिंदी में समझ आता है, हिंदी में लिख दीजिए, है ना, अंग्रेजी में आप कॉन्फिडेंट है वो लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, यू मोस्ट वेलकम। So अभी कंक्लूड करते हैं सेशन को। ओके, सो इट वाज अ ग्रेट ठीक है, सेशन। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम। ओके, आपका बाकी कोई आपका डाउट हो आप जरूर बताएं, ठीक है, आई एम देयर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट।